गुड आफ्टरनून गर्ल्स। आज का ये लेक्चर ज्योग्राफी ऑफ इंडिया CC6 का यूनिट 5 इंडस्ट्रीज में कॉटन टेक्सटाइल और सीमेंट, ये दो इंडस्ट्रीज के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की शुरुआत हुई 1854 में मुंबई में, और पहले वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध से पहले ही 271 मिल्स ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड हो चुके थे उस एरिया में। उस समय भारत स्वतंत्र राज्य नहीं था, ब्रिटिश के अंडर में हम लोग थे। फिर जैसे ही पार्टीशन हुआ, जैसे ही देश का विभाजन हुआ, दिस इंडस्ट्री सफर्ड अ सेटबैक, क्योंकि जितने सारे मिल्स थे वो सब हमारे यहाँ रह गए और जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज वो पाकिस्तान में चले गए। कॉटन ग्रोइंग एरियाज जैसे कि आप सब जानते हैं, सिर्फ ब्लैक कॉटन सॉइल में ही नहीं ग्रो करता है कॉटन, बल्कि डीप एलुवियल सॉइल में भी कॉटन ग्रो करता है। पाकिस्तान के सिंधु डेल्टा में बहुत सारे कॉटन फील्ड्स थे। ये फील्ड्स वहीं के वहीं रह गए और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ मिलें रह गई। इसलिए देश के विभाजन के बाद हमें एक धक्का पहुंचा। नेक्स्ट, लोकेशन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इज अफेक्टेड बाय रॉ मटेरियल। जैसे कि हम सब जानते हैं, कॉटन टेक्सटाइल के लिए कॉटन की ज़रूरत होती है जो कि ब्लैक सॉइल या डीप एलुवियल सॉइल में ग्रो करता है। प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट, नंबर 2, प्रॉक्सिमिटी टू मार्केट मतलब मार्केट के करीब होना चाहिए। 3 नंबर पे है मॉइस्ट वेदर। जो सूत काटा जाता है उसके लिए उष्णता बहुत ज़रूरी होती है। मॉइस्ट वेदर बहुत इम्पॉर्टेंट है, नहीं तो वो सूत जो है वो कट जाता है और वो ठीक से बनता नहीं। कैपिटल या पूंजी की ज़रूरत होती है। स्किल्ड और चीप लेबर की ज़रूरत होती है, यानी श्रम जो कि सस्ता हो और स्किल्ड भी हो, जिसे काम आता हो। ट्रांसपोर्ट, न सिर्फ कॉटन को मिल तक पहुंचाने के लिए, बल्कि मिल से जो बनता है उसको मार्केट तक पहुंचाने के लिए। सी पोर्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हमारे देश में जो कॉटन ग्रो करता है वो बहुत हाई क्वालिटी का कॉटन नहीं होता है। इसलिए हम लोग कुछ हाई क्वालिटी का यार्न इंपोर्ट करते हैं। यार्न यानी सूत, उसको हम इंपोर्ट करते हैं। इसलिए सी पोर्ट का नज़दीक होना बहुत ज़रूरी है। एक्सपोर्ट फैसिलिटी उसी के साथ जुड़ा हुआ है। और फाइनली डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। जब तक हमारे गुड्स, हमारा सामान नहीं बिकेगा, तब तक इसका कोई वैल्यू नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन में महाराष्ट्र, जिसके पास तकरीबन सारी चीज़ें हैं जो कि होनी चाहिए किसी भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लोकेशन में, जितनी भी चीज़ें ज़रूरत है वो होनी चाहिए, वो महाराष्ट्र के पास है। अब देखिएगा, इसमें सारा कुछ बताया गया है, साथ में इन्वेस्टमेंट जो पूंजी है और एंटरप्रेन्योर यानी लीडरशिप। महाराष्ट्र मुंबई में जब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री स्थापित किया गया तो उस समय पारसी लोग बहुत ही इसमें इन्वॉल्व हुए थे और उन्होंने कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया। इसके अलावे शोलापुर, पुणे, नागपुर, जलगांव, अकोला, इन सब जगहों में भी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। गुजरात सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर आफ्टर मुंबई। मुंबई को हम कॉटनोपोलिस ऑफ इंडिया भी कहते हैं। तमिलनाडु में भी बहुत सारे मिलें हैं। इट इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन गुड्स। लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन कोयम्बटूर में है, सबसे अधिक वहाँ मिलें हैं। 250 मिलें कोयम्बटूर में ही है। इसके अलावा चेन्नई है, मदुरई, सालेम, तिरुचिरापल्ली वगैरह वगैरह। उत्तर प्रदेश में भी कॉटन टेक्सटाइल मिल्स है। कानपुर बहुत इम्पॉर्टेंट जगह है, लखनऊ है, मोदी नगर है। यहाँ पर मार्केट के डिमांड से कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इस्टेब्लिश किए गए। वैसे ही कोलकाता, वेस्ट बंगाल में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, मुर्शिदाबाद। वेस्ट बंगाल या उत्तर प्रदेश में कॉटन ग्रो नहीं होता है। कॉटन नहीं ग्रो होने के बावजूद भी
वहाँ कॉटन टेक्सटाइल मिल्स इसलिए स्थापित किए गए हैं बिकॉज वहाँ का मार्केट बहुत बड़ा है और जो भी प्रोड्यूस होता है उसका कंजम्पशन तुरंत हो जाता है। अब चले आते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। एक तो है रॉ मटेरियल का शॉर्टेज, क्योंकि बहुत सारे आप लोग आए दिन पढ़ते हैं पेपर में कि जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज है वहाँ पर वर्षा नहीं होने के कारण बहुत सारे फार्मर्स जो है वो सुइसाइड कर रहे हैं, उसका प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। तो ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो कि कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को प्रभावित करता है। दूसरा है ऑब्सोलीट मशीनरी, यानी जो भी मशीनरी है, जो मिल्स में जो भी मशीन्स है वो बहुत ही पुराने हैं। एरेटिक पावर सप्लाई हमारे देश में हमेशा से एरेटिक रहा है, कंटिन्यूअस पावर सप्लाई हम लोग को नहीं मिलता है। कॉटन टेक्सटाइल मिल्स के लिए पावर सप्लाई का सही होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्ट्राइक्स एंड लॉकआउट्स यहाँ पर बहुत होते हैं, क्योंकि ट्रेड यूनियन वाले कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में बहुत पावरफुल होते हैं। फिर कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा फॉरेन मार्केट के साथ, हम इससे भी बढ़िया कपड़ा और इससे भी सस्ता कपड़ा अगर किसी विदेशी कंपनी से खरीद सकते हैं तो हम क्यों अपने देश का देंगे, यही विचार लोगों के मन में होता है। फॉरेन मार्केट्स मतलब कोरिया है, चाइना है, जहाँ का माल बहुत सस्ता होता है। हेवी एक्साइज ड्यूटीज़ ये भी हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने कहा था कि जो उच्च कोटि का कॉटन यार्न होता है, सूत होता है, उसको हम विदेश से इंपोर्ट करते हैं और उस इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा ड्यूटी लगाए जाते हैं। आजकल सिंथेटिक फाइबर्स के साथ भी कंपटीशन है और सिक मिल्स, ज़्यादातर मिल्स जो है वो बंद पड़ी हैं, सिक है, और उसके जगह हम लोग मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग बना रहे हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है ऑफ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। चले आते हैं सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री सबसे लार्जेस्ट इंडस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है, बिकॉज विश्व में हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये एक बेसिक इंडस्ट्री है, क्योंकि डेवलपमेंट तभी हो पाएगा जब कंस्ट्रक्शन होगा, और कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट के लिए सीमेंट का होना बहुत ज़रूरी है। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी सबसे आगे है, यानी रोज़गार का साधन है, और स्टील के बाद ही इसका पोजीशन आता है, और ये बेसिस है सारे मॉडर्न कंस्ट्रक्शन की। जितना भी कंस्ट्रक्शन आप देखते हैं, चाहे वो घरों का कंस्ट्रक्शन हो या इंडस्ट्री का हो या आधारभूत संरचना हो, सब सीमेंट पर ही डिपेंड करता है। तो सबसे पहला जो सीमेंट कंपनी है 1914 में इस्टेब्लिश किया गया, लेकिन इससे पहले भी मद्रास में एक कंपनी स्थापित की गई थी 1904 में, और उसका नाम था आर्टिफिशियल पोर्टलैंड सीमेंट। और उसके बाद 1915 में कटनी मध्य प्रदेश में, उसके बाद 1916 में राजस्थान में, और पार्टीशन से पहले ही इंडिया 24 फैक्ट्रीज इंडिया में ऑलरेडी बन चुके थे, और आफ्टर पार्टीशन 19 हमारे देश में रह गए और बाकी पाकिस्तान में चले गए। सीमेंट इंडस्ट्री एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री है। वेट लूजिंग इंडस्ट्री का मतलब क्या हुआ? देखिए, सीमेंट के लिए हमें कोल, लाइमस्टोन और जिप्सम, चूना पत्थर, कोयला और जिप्सम, इन तीनों की ज़रूरत होती है। तीनों बहुत ही भारी है, काफ़ी वेट वाले रॉ मटेरियल है। जब फाइनल प्रोडक्ट बनता है, सीमेंट जो बनता है, वो इन तीनों के वेट से कम होता है, इसलिए इसको एक वेट लूजिंग इंडस्ट्री कहते हैं। मध्य प्रदेश में क्योंकि सबसे अधिक लाइमस्टोन के रिजर्व्स है, इसलिए मध्य प्रदेश में सबसे पहले कटनी में डेवलप हुआ था सीमेंट इंडस्ट्री। अभी भी बहुत सारे सीमेंट इंडस्ट्री वहाँ पर मौजूद है, लेकिन लाइमस्टोन के अलावे सी शेल यानी समुद्र के किनारे जो हमें शेल्स मिलते हैं उससे, या स्लज जो हमें केमिकल फर्टिलाइज़र के वेस्ट जो मिलते हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है उसको स्लज कहते हैं, उससे भी बनता है सीमेंट। और तीसरा जो बनता है वो है स्लैग, जो कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के वेस्ट प्रोडक्ट है।
जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में हम स्टील बनाते हैं तो जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको हम स्लैग कहते हैं। और यहाँ बताया गया है कि अगर सी शेल से सीमेंट बन रहा है तो वो कहाँ कहाँ मौजूद है, अगर स्लज से बन रहा है तो वो कहाँ है, और अगर स्लैग से बन रहा है तो वो कहाँ कहाँ मौजूद है। यहाँ नाम दिया गया है, काइंडली इसको देख लीजिए। लास्ट स्लाइड में हम बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारा पावर उसकी ज़रूरत होती है, क्योंकि 50 to 55% ऑफ द कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग सीमेंट वो पावर से आता है। पावर सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ पर पावर कट्स होते हैं या शॉर्टेज होता है वहाँ सीमेंट इंडस्ट्री को प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दूसरा है कि कोल जो हमारे देश में मौजूद है उसकी क्वांटिटी जो कम पड़ जाती है, क्योंकि कोल का यूज़ हमारे थर्मल पावर प्लांट्स में भी होता है, और कोल जो कि सीमेंट में यूज़ होता है उसका ऐश कंटेंट जो है वो कम होना चाहिए, उसका कैलोरीफिक वैल्यू अधिक होना चाहिए। तो ऐसा कोल हमारे देश में कम है। और तीसरा है जो सीमेंट का मूवमेंट होता है बाई रोड अगर हो और 200 किलोमीटर बाई रोड से सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रक में लाद के जाना पड़े तो वो इकोनॉमिक नहीं होता। तो हमारे पास ऐसे वैगन्स नहीं हैं, रेलवे वैगन्स नहीं हैं जो कि एक्सक्लूसिवली सीमेंट के लिए हमें बस्ते में भर भर के उसको ले जाना पड़ता है। सो दैट इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सीमेंट इंडस्ट्री। लेकिन इन सब के बावजूद भी सीमेंट इंडस्ट्री इज़ अ ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। Cotton textile industry on the other hand is gradually becoming a sick industry. Okay, so ये दो इंडस्ट्री आप लोगों को करवाया गया है। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, मैप बनाइए जिसमें आप सेंटर्स को पॉइंट आउट कर सकते हैं, और इसके बाद आपका टेस्ट होगा। इसलिए आप लोग इसको अच्छी तरह से कर लीजिएगा। कोई भी सवाल है तो उसको बेझिझक आप पूछ सकते हैं। थैंक यू गर्ल्स।